नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसा कुछ टिप्स आप लोगों को देने वाला हूं जो लोन लेने से पहले आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे लोन लेते हो शायद उनको ये सारा पॉइंट्स पहले से ही पता है, मगर जल्दी से जल्दी आप लोन लेने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो देख के आपको वो सारा पॉइंट्स याद आ जाएगा और सही लोन सिलेक्ट कर सकते हो। जिनको ये सारा पॉइंट्स पहले से पता नहीं है और ये वीडियो देखोगे तो उसके लिए यहाँ पे जरूर फायदा होगा। पहला पॉइंट, पर्पस ऑफ द लोन। आप किस पर्पस से लोन ले रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई पर्सनल पर्पस से आप लोन ले रहे हो तो वहां पे आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। होम खरीदने के लिए या तो आप होम बनाने के लिए आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो तो उस केस में आपको होम लोन मिलेगा। बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस लोन मिलता है, मगर बिजनेस लोन में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है जो बैंक अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लोन प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आप घर खरीदने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हो, यहाँ पे आपको सुविधा नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल लोन ज्यादा टाइम के लिए दिया नहीं जाता है। ज्यादा 4-5 साल के लिए पर्सनल लोन देते हैं और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा है होम लोन के अगेंस्ट में, तो उसमें आपको एलिजिबिलिटी भी ज्यादा नहीं बैठेगा और आपका लोन के लिए कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा। मगर आप होम खरीदने के लिए होम लोन लोगे तो वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम में मिलेगा और टेन्योर वहां पे 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए दिया जाता है। इसमें आपको यह सुविधा होगा कि ज्यादा पैसा आपको जरूरत पड़ेगा तो वहां पे आपको मिल सकता है, एलिजिबिलिटी आ जाएगा। हम लोग जो देखा है जहां तक लोगों का ज्यादा पैसा का जरूरत पड़ता है उसके लिए उनको होम लोन मोस्ट सुटेबल होता है। मगर ऐसा हो कि आपको पूरा पैसा होम खरीदने के लिए है मगर थोड़ा पैसा आपको कम पड़ रहा है, मान लीजिए 2-2.5 लाख का पैसा घटती आ रहा है, तो उस केस में आप थोड़े टाइम के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो। बिजनेसमैन लोगों के लिए अलग अलग लोन मिलते हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल के लिए कैस्केड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। आप बिजनेस में वर्कशॉप रन करते हो, वहां पे मशीनरीज का जरूरत पड़ता है तो वहां पे आपको टर्म लोन मिल जाएगा। मगर वर्किंग कैपिटल नीड फुलफिल करने के लिए आप टर्म लोन लोगे तो वहां पे आपको नुकसान है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हर टाइम के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। 1 महीने 2 महीने ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए आपको जरूरत पड़ता है, उसके बाद कुछ दिन के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ता है। उस टाइम आप वो पैसा लोन कैस्केड अकाउंट या तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट रहेगा तो वहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हो और उस टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मगर आप टर्म लोन लेके वर्किंग कैपिटल नीड फुलफिल करोगे तो वहां पे आपको हर महीने ईएमआई देना पड़ेगा और आपके पास पैसा जब चला आएगा वो पैसा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको जरूर कैस्केड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना चाहिए। आपका पर्पस क्लियर रहे और ये पर्पस आप बैंक में लोन लेने के लिए जब जाओगे वहां पे बताओगे तो वहां पे लोन मिलने का चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप गलत पर्पस के लिए यूटिलाइज करने के लिए लोन अप्लाई करोगे तो वहां पे लोन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट, कंपेयर बिटवीन सेवरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कौन से बैंक में लोन के लिए अप्लाई करोगे ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग बैंक पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चार्जेस अलग है और उनका जो कंडीशंस है वो भी अलग है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोरक्लोजर चार्जेस। ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी जगह में एडवर्टाइजमेंट देख लिया है या तो दोस्त को पूछ लेते हैं, ऑफिस कोलीग को पूछ लेते हैं कि कहाँ पे उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है, कहाँ पे लोन लेने में सबसे अच्छा होगा। मगर ये चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए, आप सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन भी है, आप बहुत आसानी से बैंक का जो पोर्टल है वहां से आप चेक कर सकते हो। आप गूगल में भी सर्च करोगे तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन के लिए अलग अलग चार्ट मिल जाता है, क्या फीस चार्जेस लेता है ये भी आपको पता चल जाता है। अब मान लीजिए किसी जगह में 2 बैंक में एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मगर 2 बैंक में जो फीस और इनिशियल जो चार्जेस लेता है वो अलग होता है। किसी बैंक में बहुत ज्यादा है और किसी बैंक में कम है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा जिस बैंक में आपको कम फीस ले रहा है, चार्जेस ले रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको फोरक्लोजर चार्ट जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब मान लीजिए 5 साल के लिए किसी में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किए हो, आपको अर्जेंट नीड आ गया, मगर बाद में 2 साल बाद आपको जब पैसा मिल जाता है तो वहां पे आप उस लोन को क्लोज करने के लिए जाओगे तो एक चार्जेस लेते हैं। किसी बैंक में 1% 2% लेता है, किसी में 3% 4% तक भी ले लेता है। तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा नुकसान पड़ सकता है इसके लिए।
सिर्फ यही नहीं, बाउंसेस चार्जेस, डिले पेमेंट चार्जेस अलग अलग बैंक में अलग अलग होता है। ये चीज़ भी आप जरूर पहले से ही जान लो, क्योंकि एक बार जब लोन ले रहे हो वहाँ पे आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है लोन को कंटिन्यू करने के लिए, और ज़्यादा पैसा आपको खर्चा हो जाएगा तो आपको आगे चल के सेविंग्स भी बहुत कम होगा। कभी कभी कुछ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ऐसा पॉलिसी बनाता है, ऐसा कंडीशन बनाता है, उसमें कोई कोई ट्रैप में फंस जाता है, वहां से निकलने के लिए भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिए, सारा पॉलिसीज को पढ़ लीजिए लोन लेने से पहले, और कम से कम 10 क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर कर लीजिए आपका जो लोन चाहिए उसके बारे में। तीसरा पॉइंट, लोन एलिजिबिलिटी। अब पहले लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए किसी हमें लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। हर बैंक का पोर्टल में जाके वहाँ पे आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पे कैलकुलेटर दिया रहता है। आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि कितना सैलरी आपको मिलता है, आपका एज कितना है और कितना आपका लोन बर्डन है, ये सारा डिटेल डाल के वहाँ पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है, आप किसी बैंक में अप्लाई कर दिए हो और वहाँ पे आपको जितना नीड है उतना नहीं मिलेगा तो आपका पर्पस भी फुलफिल नहीं होगा, वहाँ से आप लोन नहीं लोगे और दूसरा बैंक के लिए अप्लाई करोगे। इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, बाद में जाके कोई बैंक में आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे इसको नेगेटिवली माना जाता है। तो आप पहली एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, जितना लोन आपको चाहिए वो भी दिखने के लिए आपको मिलेगा, और क्या कंडीशन वहाँ पे दे रहा है, कितना ईएमआई पड़ रहा है, ये सारा चीज़ भी आपको पता चल जाएगा। चौथा पॉइंट, डोंट बोरो मोर देन यू कैन रीपे। अब उतना ही लोन लीजिए जितना आप आसानी से रीपे कर सकोगे। एक्सपर्ट का कहना है आपका मंथली इनकम जितना है उससे 60% से ज़्यादा ईएमआई आपको देना नहीं चाहिए और उतना लोन लेना नहीं चाहिए, ताकि आपको ईएमआई 60% से ज़्यादा चला जाए। मेरा ओपिनियन यहाँ पे थोड़ा अलग है, ये डिपेंड करता है मंथली इनकम किन लोगों का कितना है, क्योंकि किसी का ज़्यादा इनकम रहे तो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोन ले सकते हैं, और किसी का कम मंथली इनकम रहे तो उनको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोन ईएमआई नहीं देना चाहिए, या तो लोन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए किसी का 1 लाख सैलरी है मंथली, तो उन्होंने 60% ईएमआई देगा तो फिर भी उनके पास 40,000 रह जाता है, जहाँ पे वो आसानी से महीने का खर्चा चला सकते हैं। और यही इनकम किसी को 5 लाख होगा तो वो 70% देगा तो भी उनके पास अच्छा खासा पैसा रह जाता है, जहाँ पे फैमिली एक्सपेंडिचर और अलग एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। मगर किसी का सैलरी 30,000 है और वहाँ पे वो 60% ईएमआई पे कर देगा तो हाथ में 12,000 रुपये मिलेगा, और 12,000 रुपया देके हर महीने फैमिली रन करना, बच्चे रहेगा तो उसके पढ़ाई का खर्चा करना पड़ता है, मेडिकल इमरजेंसी भी वहाँ पे रहता है, लड़की रहेगा तो आप कुछ डिपॉजिट भी करोगे उसका शादी के लिए। उसके बाद आपका रिटायरमेंट के लिए भी सोचना है कि रिटायरमेंट पीरियड में कुछ सेविंग्स आपको करना चाहिए ताकि वहाँ पे आपको पैसा मिले। तो हमें ये रिकमेंडेशन है कि जिनका सैलरी कम है उनको 40% से ज़्यादा ईएमआई लेना नहीं चाहिए। ऊपर से आप ज़्यादा लोन ले लोगे, मान लीजिए 80% 90% तक भी कभी कभी लोग लोन ले लेते हैं, वहाँ पे हर महीने ईएमआई पे करना मुश्किल हो जाता है, और आप ईएमआई बाउंस करोगे तो उसके लिए ईएमआई बाउंस चार्जेस भी देना पड़ेगा, डिले पेमेंट चार्जेस भी देना होगा। इसमें आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, सिविल रिपोर्ट आपका खराब हो जाता है। बैंक 4 क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट भेज देता है जहाँ पे आपको हर डेटा मेंटेन होता है, लोन रिपेमेंट हिस्ट्री रहता है। बैंक कभी भी लोन लेने के लिए जाता है तो वो रिपोर्ट चेक करता है, वहाँ पे आपको नेगेटिव कुछ स्टेटस आएगा तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ लोन मिलना मुश्किल नहीं होगा ऐसा नहीं है, कभी कभी लोन दे भी देता है तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, और बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा तो वहाँ पे आपको इमरजेंसी के टाइम पे आपको लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिए, उतना लोन लीजिए ताकि आप आसानी से लोन को रीपे कर पाए। 5th पॉइंट, चेक सिविल स्कोर बिफोर अप्लाइंग अ लोन। हमारे पास हर दिन ऐसा कॉल आता है और कस्टमर बोलते हैं कि मैं लोन के लिए अप्लाई किया हूं मगर सिविल स्कोर के कारण से, सिविल रिपोर्ट का कारण से मेरा लोन रिजेक्ट हो गया है। मगर बाद में डिस्कस करके ये पता चल जाता है कि कस्टमर जो लोन लिया है वो सही टाइम से पेमेंट भी कर रहा है, फिर भी उनका लोन रिजेक्ट हो गया है क्योंकि उनका अकाउंट में हम लोग चेक करके देखते हैं कोई नेगेटिव अकाउंट, गलत अकाउंट चलाया है, और जिसके कारण से उनका लोन रिजेक्ट हो गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कस्टमर सही टाइम से लोन भी पेमेंट किया और सारा लोन पेमेंट कर दिया, फिर भी उनका लोन रिजेक्ट हो गया है। जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया है वहाँ पे सही टाइम से वो रिपोर्ट में अपडेट नहीं हुआ है,
तो इसके कारण से भी लोन रिजेक्ट होता है। तो अलग अलग रीजन रहता है सिविल रिपोर्ट खराब होने का और सिविल स्कोर खराब होने के लिए। मगर आप ये सारा रिपोर्ट पहले ही चेक कर लोगे और रिपोर्ट देखने के बाद लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लोन रिजेक्शन होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, 2-3 जगह ऐसे ही आप अप्लाई करते रहोगे तो आपका स्कोर भी गिर जाएगा और बाद में किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाओगे तो वहां पे ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा ज्यादा जगह में एप्लीकेशन करने के कारण से। तो पहले आप सिविल रिपोर्ट चेक कर लीजिए, वहां पे कुछ एरर रहे तो रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। रेक्टिफिकेशन कैसे आप करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए, क्रीप हाईमार्क रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए, एक्सपीरियंस रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए। तो वो सारा ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे आप देख लीजिए। सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने में कोई दिक्कत आएगा तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं। कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लोन का कोई जरूरत पड़े तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। और यहाँ पे आपको कुछ सवाल रहे तो जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। मैं ऐसा ही लोन रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक में रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।